हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम चालू करने वाले हैं एक धमाकेदार नए एनिमे को। ये एनिमे अटैक ऑन टाइटन से इंस्पायर्ड है क्योंकि इसमें भी दीवार है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच इसमें एक्शन और इमोशन काफ़ी अच्छे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर में गुस्सा भरा हुआ है, उसे बदला चाहिए, पर वो क्यों और कैसे, इसका जवाब हमें एनिमे में मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लाइन देखने को मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चीज या सामान का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उस चीज के अंदर आत्मा आ जाती है। लेकिन उसी सामान को अगर आप कचरा समझ के फेंक दो, तब उसमें क्या आता होगा। वही हम एक शहर को देखते हैं जो कि लग्जरियस लग रहा था। सबने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए थे, जैसे इस शहर में गंदगी का नामो निशान भी ना हो। इसी शहर में एक घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी नई डॉल थी, वो फट जाती है। उसे छिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर ये लोग उस फटी डॉल को कचरे में फेंक देते हैं। हमें फिर से एक लाइन दिखाई जाती है कि इंसान किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और अब उनके किसी काम नहीं आएगी। वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। आगे वो कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा है और वो ट्रक इसे वेयर हाउस में ले जाके फेंक देते हैं। इसी बीच हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है। वो वेयर हाउस के अंदर जाके कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है, और रूडो उन पे कचरा फेंक कर वहां से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। पर एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर आके रूडो मन में बोलता है, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनों। हम उसकी बैग में फटी हुई डॉल को देखते हैं। वही टाउन में लड़कियां आपस में बात कर रही थी। तुमने सुना क्या वो कचरा चोर कल भी आया था? आखिर कचरे की चोरी कौन करता है? वो जरूर झोपड़ियों में रहने वाला होगा। वही इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था, जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि ये आदमी झोपड़ी में रहने वाला है। ये लोग झोपड़ियों वालों को बहुत नीची नजरों से देखते हैं। वो लड़कियां कहती है कि जरा देखो ये कितना गंदा लग रहा है। ये लोग हमारे जमीन पर आते ही क्यों है? उस आदमी का नाम रेक्टो है। वो एक गेट खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवारों के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था, तो दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और मैला था। वो दीवार अमीर और गरीब को अलग रखने के लिए थी, और इन गरीबों को ही झोपड़ियों वाला कहते हैं। गरीबी वाली साइड में भी कचरे वाले चोर की बात हो रही थी कि उसके चक्कर में हम लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। तभी हम रूडो को देखते हैं, जो कि उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस थे। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। तो उसे ये कचरा चोरी बंद कर देना चाहिए। रूडो बोला, अमीर लोग ऐसी चीज़ें भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है, और उन चीज़ों के लिए मुझे बुरा लगता है। इसलिए मैं उन चीज़ों को ठीक करके बेच देता हूँ और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ। वो तभी वहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रोडो का मजाक बनाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आ रही है। युवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए। ये हमेशा गंदे ग्लव्स पहने रखता है। इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगे। युवा बोली, उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो हम सब एक समान हैं। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स का कैद करने के लिए बनाया गया था, और ये सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल्स के वंशज हैं। यानी अपने बाप दादा के कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। ये अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रोडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी, क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था। अब ये सुन रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है, और उसकी आंखें देख ये तीनों डर के यहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। ये भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। जीवा अब रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। ये बात सुन रूडो शर्माने लगता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि वो चीवा को पसंद करता है। तभी चीवा की नज़र उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था, और वो डॉल
उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो ये डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। पर इससे पहले कि वो चीवा को डॉल दे पाता, वहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और वो चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है, जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। रेक्टो ने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो बोला कि उसे सीधे अपने प्यार का इज़हार कर देना चाहिए। पर पहले ये बताओ कि कल रात को तुमने क्या गोल खिलाए है? वो आगे बोला कि हम इतने गरीब नहीं हैं कि तुम कचरा चोर बनते फिरो। पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। रेक्टो ने रूडो को पाल-पोस कर बड़ा किया है। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसके फादर जैसा है और रूडो उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता है। और उसकी मदद करने के लिए ही रूडो ये चोरी कर रहा था। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को बोलता है, ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वो उसे चोरी करने से मना करता है, क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब से दिख रहे थे। ये और इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वो हमेशा ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोला, बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सज़ा, और यहाँ मौत की सज़ा देने के लिए अपराधी को पीठ में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पीठ में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है, तब से उसके हाथ ऐसे ही है। कभी-कभी उनमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और लोग उसे अलग नज़रों से घूरते हैं। तब रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे, जिन्हें पहनने के बाद से रूडो का दर्द भी कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी चिवा से अपना प्यार का इज़हार कर देना चाहिए, वरना कोई और उसे उड़ा ले जाएगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और वही इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो, वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चिवा को ढूंढने लगता है। उसे पीठ भी दिखाई देता है। दोस्तों, पीठ एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसमें ये लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है, तो उसे भी पीठ में फेंक दिया जाता है। पीठ इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। इन्हें उसमें अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखता। तभी चिवा वहाँ आ जाती है और रूडो से पूछती है कि वो यहाँ नज़ारा देखने आया है क्या? चिवा बोली, उनकी एरिया को जानबूझकर पीठ के पास बनाया गया था, ताकि इसे देखकर हम डरते रहे। अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पीठ में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें ना चाहते हुए भी ये नज़ारा देखना पड़ता है। और वो आगे बोली, मैं नहीं चाहती कि रूडो को भी किसी दिन पीठ में फेंक दिया जाए, और वो अगर कचरा चोरी करने के लिए पकड़ा गया तो उसे ज़रूर पीठ में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोला, कल रेक्टो ने भी यही कहा था। केवा बोली कि उन्हें तुम्हारी चिंता है, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो ये सुन के चौंक जाता है। वो भी प्यार करते हैं? मतलब? तो अनजाने में चिवा ने कन्फेस कर दिया था कि वो रूडो से प्यार करती है। ये सुन के रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था, पर ये कचरा है, तो शायद ये तुम्हें उतनी पसंद नहीं आएगी। चिवा उस डॉल को ले लेती है और बोली कि वो इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। ये सुन के रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ये सब रेक्टो को बताने के लिए भागने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से टकराता है। उसने सोचा पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे थे। रोडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि लेकिन मैंने तो चीवा को साफ-साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज़ करो। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रोडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है, तो वो आदमी उसकी पिटाई करके उसे बाँध देता है। उसके पास एक बुक भी थी, जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज़ आती है। वो अब भी ज़िंदा था। वो रूडो से बोला, भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो ने रूडो को मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। आस-पास के लोगों को भी ये बात पता चलती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को पीठ के पास ले जाया जाता है। इसने ना सिर्फ कचरा चोरी किया, बल्कि किसी की जान भी ली है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वो एक मामूली झोपड़ी वाला था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पावन धरती पे रहने लायक नहीं है, और इसलिए रूडो को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि
इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रोडो को तो समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो भीड़ में चिहुआ को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है। तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर चिहुआ बोली कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम सच में कातिल के बेटे निकले। वो उसकी दी हुई डॉल को वहीं फेंक कर चली जाती है। लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो। रोडो बोला, असली कचरा तो तुम लोग हो, जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान है, लेकिन उनसे ना तो तुम कुछ सुनते हो ना देखते हो। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था, और इतने में ही रूडो को पीठ में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोला कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को मैं मार डालूंगा। रूडो काफी देर तक पीठ में गिरता ही रहता है, और जब उसे होश आता है तो वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था और जिंदा था। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ये वही कचरा था जो लोगों ने इतने सालों से पीठ में फेंका है। और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। उसे देख के रूडो फ्लैशबैक में चला जाता है। वो हमेशा सोचता था कि जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझ के पीठ में फेंक दिया जाता है, उनका होता क्या होगा। शहर के लोग बात कर रहे थे कि एक और झुपड़ी वाले को पीठ में फेंक दिया गया। पता नहीं ये लोग इतने क्राइम करते क्यों है। रूडो सोचता था इन लोगों के दिमाग में ही कचरा भरा है। प्रेजेंट में रूडो खुद अब पीठ में आ गया है। वो एक बड़े मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था जो कि पूरा कचरे से बना था। वो मॉन्स्टर दहाड़ता है, जिससे वहाँ कुछ और भी कचरे से बने मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो सोचता है कि ये चीज़ आखिर है क्या, और ये चल फिर कैसे पा रहा है। रूडो उनसे जान बचा के भागता रहता है। तभी उसे एक इंसान की खोपड़ी भी मिलती है। वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है, तुम कमीने मुझे इस नर्क में कैसे फेंक सकते हो। रूडो अब एक घाटी से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा में इतना ज़्यादा कचरा और पोल्यूशन था कि रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसने बोला, मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना वो ऐसे ही मर जाएगा। मुझे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, लेकिन मेरे सामने तो बस एक कचरे का समंदर है। ऐसी जगह पर मुझे कोई सेफ प्लेस कहाँ मिलेगी। तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो मॉन्स्टर भी उसके पास आ जाते हैं। रूडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोच लेता है कि वो नहीं मर सकता। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया, उन लोगों से जिन्होंने मुझे इस पीठ में फेंक दिया। और सबसे पहले उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। तभी रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की एनर्जी आ जाती है। उसे अपने सामने कुछ चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती है और वो एक पाइप उठा लेता है। और जब वो मॉन्स्टर उसे खाने आता है तो रूडो उस पाइप से उस मॉन्स्टर के मुंह पर मारता है। वही एक आदमी दूर बैठे ये सब देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीज़ों को उठाकर उनसे लड़ रहा था, लेकिन खराब हवा की वजह से उसकी हालत खराब होती जाती है। तभी दो मॉन्स्टर उसे खाने आते हैं और हम फिर से वो रेड एनर्जी देखते हैं। उसकी मदद से रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और फिर एक पतरे का टुकड़ा उठा के दूसरे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई है। वो जिस भी चीज़ को छू रहा था वो हथियार बनती जा रही थी। लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अब भी बाकी था, जो कि रूडो को दूर उछाल देता है। रूडो देखता है कि वो किसी आदमी के सामने जाके गिरा है जिसके हाथ में एक छाता है, और इस आदमी ने अपने मुंह पर किसी तरह का मास्क पहना हुआ है। वो आदमी रूडो के मुंह पर भी मास्क पहना देता है, जिससे रूडो अब ठीक से सांस ले पा रहा था। वो उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम यहाँ रहते हो, ये जगह क्या है, वो मॉन्स्टर क्या था। वो आदमी रूडो से कहता है कि शांत रहो। रूडो बार बार उससे सवाल कर रहा था और वो उसे बार बार चुप रहने बोलता है। अब गुस्से में वो आदमी भी चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कचरा फेंका है और मैं तुम्हें कब से चुप रहने को बोल रहा हूँ, पर अब उस कचरा मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया। वो कचरे से बने मॉन्स्टर है, तो तुम उन्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते, और वो लोगों के साउंड पर रिएक्ट करते हैं। इसलिए मैं तब से तुम्हें चुप रहने के लिए बोल रहा था। मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। वो मॉन्स्टर इनके ठीक पीछे आ गया था। ये आदमी अब अपने छाते में किसी तरह की एनर्जी डालकर उसे हथियार में ट्रांसफ़ॉर्म कर लेता है। वो मॉन्स्टर इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो ये आदमी अपने छाते को किसी तरह घुमाने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और उसे काटने के बाद वो कचरा मिट्टी बन जाता है। इनके सामने अब ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं।
और ये आदमी बिजली की रफ्तार से एक ही बार में सबको मार देता है। रूडो सोचता है कि ये कैसी पावर है। अगर ये पावर मुझे मिल जाए तो मैं उन सबसे अपना बदला ले सकता हूँ। वो बड़ा मास्टर अब इस आदमी की तरफ एक पत्थर फेंकता है, जिससे ये अपने छाते से काट देता है। इसके बाद ये अपने छाते को बड़ा करके एक धमाका करता है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह तबाह हो जाता है और उस आदमी का छाता बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। रोडो पूछता है कि तुम कौन हो? मास्क उतारकर बोलता है, मेरा नाम इंजिन है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी उसे बदबू आती है और वो अपना मास्क वापस पहन लेता है और रूडो को डांटने लगता है, तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया कमीने? तभी रूडो बेहोश हो जाता है। हमें रूडो का एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके आया। उसने उनसे कहा था कि चीज़ों में भी जान होती है और वो उस पर हंसने लगते हैं। रेक्टो पूछता है कि तुमने उन्हें पलटकर मारा, जिस पर रूडो मना करता है। तो रेक्टो कहता है कि अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज़ का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। तो रूडो को लगा कि उसमें जान आ जाती है। रेक्टो बोला कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है। लोगों ने अपने चीज़ों का ख्याल रखने के लिए इस कहानी को बनाया होगा। पर मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, जैसे इस टॉवल में भी सोल है, जो तुम्हें इतने अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है कि तो उस कुर्सी और उस टेबल में भी सोल है? रेक्टो हंसते हुए बोलता है कि हो सकती है। रूडो अब पूछता है क्या इन ग्लव्स में भी? रेक्टो कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इनमें भी सोल आ जाएगी। अब प्रेजेंट में रूडो को होश आता है। वो चेन से बंधा हुआ था, उसे इंजन ने बांधा था और वो उसे घसीट कर ले जाने लगता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तो इंजन कहता है कि ये नामुमकिन है। उस ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं और वहाँ से आने वाले लोगों को स्पेराइट। तो तुम इतना ऊपर क्या उड़ के जाओगे? और वो हमेशा चलता ही रहता है। तो आसान शब्दों में वापस ऊपर जाना अभी तो नामुमकिन है। ये ख्याल मन से निकाल दो। रूडो बोलता है कि मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने कहा कि ये अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम कुछ तो जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारे पावर्स के बारे में भी। मैं भी इस पावर का यूज़ करके ऊपर रहने वाले कमीनों को मार दूँगा और जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते, मैं चुप नहीं बैठूँगा। इंजन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊँगा। वो उसे घसीटकर एक खाली जगह में लाता है, जहाँ पर एक घर था और वो रूडो को यहीं छोड़कर जाने लगता है। उस घर में से कुछ लोग निकल कर बाहर आते हैं। एक आदमी रूडो के पास आकर पूछता है, "ये बच्चे तुम कहाँ से आए हो? ऊपर से आए हो क्या?" रूडो कहता है कि हाँ, मैं ऊपर से गिरा हूँ। ये सुन के वो लोग अपने मास्क फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में ऊपर से आए हो। मैंने आज तक ऊपर से आए किसी भी इंसान को जिंदा नहीं देखा, लेकिन ये तो हमारी भाषा बोल सकता है। क्या ये सच में ऊपर से आया होगा? एक आदमी बोलता है कि ये जरूर सच कह रहा है। हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडीज ही देखी है। जरा देखो तो कैसे बांध कर फेंका है बेचारे को। और वो उसकी चेन खोलने लगते हैं। रूडो सोचता है कि ये लोग उस इंजन से तो अच्छे ही लग रहे हैं, पर वो लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं कि अब ठीक है, अब ये सोने का अंडा कहीं भागे नहीं जाएगा। असल में ऊपर से आए लोगों की बॉडीज़ को ये लोग अच्छी कीमत में बेचते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ़ उनके कपड़ों के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं और रोडो तो ज़िंदा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा महँगा बिकेगा। अब कोई किसी स्पेराइट को क्यों ही खरीदना चाहेगा? क्योंकि ये लोग इनसे नफ़रत करते हैं। तुम लोग अपना सारा कचरा यहाँ नीचे फेंक देते हो, जिससे यहाँ की हवा ज़हरीली बन गई है, बल्कि उनमें मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। जहरीले हवा की वजह से मारे गए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इसीलिए हम ऊपर वालों से बहुत नफ़रत करते हैं और अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाया जाएगा। तभी वो रूडो के मुँह में कुछ खाना ठूँसने लगता है और कहता है कि कैसा लगा तुम्हें? तो हमारा खाना भी कचरा ही लगता होगा। तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होंगे। रूडो अब उस आदमी की उँगलियाँ ही चबा जाता है और उस खाने को भी खुद ही खाने लगता है। वो बोला कि ये कचरा नहीं है, इसे अब भी खाया जा सकता है। जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मुझे ज्ञान देता है। अमीर का वो, गरीब का ये, ऊपर वाले, नीचे वाले लोगों को ये अपने हिसाब से बाँटना बंद करो। इतना कहकर रूडो उन जंजीरों को ही तोड़ देता है और हम फिर से उसके आस-पास वो रेड एनर्जी देखते हैं, जिससे उसके आस-पास की चीज़ें उड़ने लगती है। इंजन दूर से ये सब देख रहा था। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज़ का ख़्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है और वो सोल फिर तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में पावर आ गई है। वो अब एक चेन को पकड़ लेता है। बाकी लोग बोलते हैं, क्या स्पेराइट भी इसी पावर यूज़ कर सकते हैं?
इंजन बोला, जो लोग चीज़ में जान डाल सकते हैं और उनकी पावर्स को बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें गिवर्स कहा जाता है। वो लोग अब रूडो को मारने उसकी तरफ भागते हैं, तो रूडो उन पर चेन से अटैक करने लगता है। एक आदमी कहता है कि वो चेन उससे छीन लो। एक गिवर को अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये लोग उससे चेन दूर कर लेते हैं, तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देख के सबके होश उड़ जाते हैं। ये तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकता है। रोडो उस टायर से सबको पीट देता है और फिर से उँगली वाले आदमी के पास जाता है, जो अब भी उसे गाली दे रहा था। रोडो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी इंजन वहाँ आ जाता है और बोलता है कि शांत हो जा भाई, ये इतना बहुत है। अब जाके रोडो अपने होश में आता है और पूछता है कि अभी ये सब क्या हुआ। उसके हाथ में जो टायर था वो भी मिट्टी बनकर गिर जाता है। इंजन बोलता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इस पावर के बारे में सब बताऊंगा। बदले में तुम्हें क्लीनर को ज्वाइन करना होगा। हमें तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है। रूडो बोला, मुझे नहीं करना। एक वीरान जगह पर एक आदमी बैठा होता है, जिसका नाम जंका है, जिसे इंजन कॉल करके बताता है कि उसे कचरे के ढेर में एक स्पेशल लड़का मिला है, जिसके अंदर भी पावर्स है और ऐसी पावर्स उसने आज तक किसी और के अंदर नहीं देखी है। इसलिए उसने रूडो को क्लीनर्स में भर्ती कर दिया है। फिलहाल ये लोग एक डॉक्टर के पास आए थे जो रूडो को पट्टी बांध रहा था। रूडो इंजन से कहता है कि मैंने बोला था ना, मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है, बच्चे, तुम उस कचरे के ढेर की तरफ गए ही क्यों थे? थोड़ी देर और उस हवा में सांस लेते तो ऊपर का टिकट कट जाता, और फिर तुम्हें गुंडों ने भी किडनैप कर लिया। तुम्हें तो इस भले आदमी का शुक्रिया करना चाहिए। और मैं कोई बुरा आदमी नहीं, बल्कि बुरी औरत हूँ। रूडो का इलाज हो गया था। दोनों बाहर आ जाते हैं और इलाज के पैसे इंजन ने दिए थे। रूडो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे बस जानकारी चाहिए वापिस ऊपर जाने की। इंजन बोलता है कि उन गुंडों को देखकर तो तुम समझ गए होंगे कि यहाँ पर लोग ऊपर वालों से कितनी नफरत करते हैं। तो अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। यहाँ पर जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तो अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलते रहो। ये लोग अब एक जगह पर आकर खाना खाने रुकते हैं और रोडो को भूख भी लगी थी। रोडो सोचता है कि उसे लगा था कि पेट में कचरे के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो शहर बसे हुए हैं जिनमें लोग रहते हैं। इंजन अब रोडो को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर एनिमा नाम की एक एनर्जी होती है जो टाइम के साथ इकट्ठा होती है, और वो कचरा मॉन्स्टर इस एनिमा एनर्जी से ही बने होते हैं। वो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। ज़्यादातर तो वो कचरे में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहर में भी घुस जाते हैं। आम हथियारों से इन मॉन्स्टर्स को नहीं मारा जा सकता, लेकिन तुम्हारे ग्लव्स ज़रूर उन्हें मार सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक शेफ के पास उसका पसंदीदा चाकू होता है जिसकी वो सालों तक धार तेज करता है, या एक राइटर के पास उसका पेन होता है। वैसे ही जब कोई भी इंसान अपनी किसी चीज़ का काफ़ी समय तक अच्छे से ख्याल रखता है, तो उस सामान के अंदर आनिमा आ जाता है। ऐसे हथियार को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे इंजन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स। क्योंकि वो मॉन्स्टर्स आनिमा से बने हैं, तो उन्हें आनिमा वाले हथियार से ही हराया जा सकता है। लेकिन बहुत कम लोग ही अपने पावर्स को बाहर निकाल पाते हैं। हम जैसे लोगों को ही गिवर्स कहा जाता है। रोडो मन में सोचता है कि रेक्टो हमेशा सच कहता था कि किसी चीज़ का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। इंजन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कचरे से बने मॉन्स्टर से लड़ते हैं, और उन्हें रूडो जैसे और भी गिवर्स की तलाश है। रूडो पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करता हूँ तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे। इंजन बोलता है कि ऊपर कैसे जाते हैं इसके बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता है। ये सुन के रूडो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन इंजन कहता है कि हमारे बॉस को काफ़ी चीज़ों की जानकारी है, उसे ज़रूर पता होगा। इसलिए रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजन अब पूछता है कि ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे। रूडो कहता है कि मेरे फादर ने, और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। इंजन कहता है कि तो इसलिए तुम इतना ख्याल रख रहे हो, तुम्हारे ग्लव्स में सॉल है। अब ये सुन रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी इंजन का फ़ोन बजने लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रूडो इंजन का शुक्रिया करता है उसे अब तक बचाने के लिए। इंजन उसे पैसों की एक पोटली भी देता है। ये पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचने से मिले थे, और इनमें से ही उसने हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया है। जो सुन रूडो को गुस्सा आता है
इंजन कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों में लोग तुम्हें तुरंत पहचान जाते हैं कि तुम ऊपर से आए हो। अब मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। रूडो मन में सोचता है कि एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, इसकी टीम को तो मैं लात मार के जाऊंगा। तभी यहाँ एक बिल्ली आती है और रूडो की पोटली उठाकर भागने लगती है। रूडो उसके पीछे एक गली में जाता है और वहां रखी एक लाठी को उठा के भागने लगता है और बिल्ली को पकड़ लेता है और पोटली ले लेता है। ये लाठी असल में झंका की थी। वो रूडो से लाठी वापस मांगता है। रूडो सोचता है कि इसे ये फालतू की लाठी क्यों चाहिए, तो झंका रूडो से लाठी छीन लेता है। रूडो उसके कपड़े पर लगा बैज देखकर समझ जाता है कि ये आदमी भी इंजन की तरह क्लीनर है और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ये लाठी है। झंका अब उस लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खजाने को चुराने की, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी लाठी को लोहे की रॉड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर हमला कर देता है और कहता है कि चोरी करने पर उसका फल भी भुगतना पड़ता है रूडो। अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। झंका कहता है कि इंजिन ने तुम्हारे बारे में बताया था और मैं नया ट्रेनर हूँ। सोचा नहीं था कि इतनी मामूली बात तुम्हें सिखानी पड़ेगी, चोरी करना गलत बात होती है। रूडो कहता है कि मैं तो बस उस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। झंका कहता है कि लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब ये सुन के रूडो भी भड़क जाता है और उसे रेक्टो की बात याद आती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उसे शांति से बात करके देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है कि मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तो इससे गुस्सा आएगा ही। अगर कोई मेरे ग्लव्स चुरा लेता तो मैं भी यही करता। रूडो अब झंका से माफी मांगता है। उसे पता नहीं था कि ये लाठी उसके लिए कितनी खास है। ये सुनते ही झंका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफी मांगता है कि ये मेरा खजाना है तो मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब ये देख रूडो हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से मामला ठीक हो गया। झंका अब रूडो को हाथ देकर उठाता है और पूछता है कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। रूडो उसे अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या कर सकता है। जंका बोलता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम धांसू है। वो ये भी पूछता है कि वो क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहा है, जिस पर रूडो कहता है कि वो बस उनकी हेल्प कर रहा है, जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाएगा वो चला जाएगा। रूडो मन में सोचता है कि ये तो एकदम से ही अलग इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है। इसीलिए उसे फिर से रेक्टो की बात याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए। और अब रूडो को पता चला कि स्माइल से तो इंसान ही बदल जाता है। अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करने लगता है पर वो बहुत ही अजीब लग रहा था, जो देख के झंका भड़क जाता है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल कर रहा था। तो झंका बोलता है कि इससे घटिया स्माइल दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती। ये देखकर तो बच्चे भी रोने लगेंगे। रूडो अब मुंह बंद करके स्माइल करता है और ये देखकर तो झंका और भी भड़क जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जंका कहता है कि इंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत। हम लोग रोज यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पे एहसान करने आए हो। वो मकसद जरूर कुछ घटिया सा ही होगा। अब रोडो को रेक्टो के कई आखिरी शब्द याद आते हैं, इस घटिया दुनिया को बदल दो। रोडो अब गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो कमीने। दोनों अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। झंका फिर से अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पास के डब्बे में से एक रॉड निकाल कर उसमें एनर्जी भर देता है। ये देख झंका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लव्स है। ये देख झंका समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, इसीलिए इंजिन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी झंका को यकीन था कि रूडो उसे नहीं हरा पाएगा। तभी उसकी लाठी ऊपर से आके गिरती है और रूडो को तो ये पता भी नहीं चला कि उसने ये ऊपर कब फेंकी थी। जंका अब रूडो पर हमला कर देता है और रूडो उसके सामने थोड़ा स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जंका के गाल पर मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जंका नोटिस करता है कि उसके गाल पे तो पट्टी लगी है, यानी कि अब तक रूडो एक टॉयलेट प्लंजर को यूज कर रहा था। रूडो पूछता है कि ये प्लंजर क्या होता है, तो जंका कहता है कि अरे जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की। और वो जंका पर उस प्लंजर से हमला करने लगता है और जंका खुद को पॉटी से बचाने की कोशिश करता है और फिर वहां से भाग जाता है। रूडो मन में सोचता है कि पता नहीं, इससे वो डर के भाग गया और वो जंका के पीछे पड़ जाता है। जंका काफी देर तक भागता रहता है और
आखिर में रूडो उसे पूरा गंदा कर देता है। थोड़ी देर में यह इंजन आ जाता है और बोलता है कि लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई। और वो इनके बीच क्या हुआ ये जानकर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुमने जंका को पोटी से हरा दिया। जंका अपना मुंह छुपाए बैठा था। अब रूडो ये बात जानकर सदमे में था कि इतनी देर से वो पोटी से लड़ रहा था। इंजन कहता है कि जंका यह ग्राउंड के आमिर बाग के बिगड़ेल बच्चे जैसा है और तुमने उसे पोटी से हरा दिया। वैसे तुम्हारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, पर यही बंदा तुम्हारा ट्रेनर है। ये हमारा सबसे काबिल गिवर है, जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफ़ी समझ है और ये तुम्हें भी सिखाएगा। जंका ये सुन हैरान हो जाता है कि इंजन मुझे काबिल समझता है। वही रूडो की नज़र कार के पीछे जाती है, जहाँ एक लड़की लेटी हुई थी और इसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बालों को छूने लगती है और पूछती है कि तुमने अपने बाल डाई किए हैं। रूडो अब शर्माने लगता है। एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है। यहाँ की जिंदगी तो मस्त है यार। तभी इंजन कहता है कि अब हम घर जा रहे हैं, यानी क्लीनर्स हेडक्वार्टर। ये लोग एक बंजर शहर से होते हुए एक टनल में जाते हैं और टनल की दूसरी तरफ क्लीनर्स का हेडक्वार्टर था। रिसेप्शन पर इन्हें सैमियो नाम की एक लड़की मिलती है जो अश्लील मैगजीन पढ़ने में बिजी थी। रियो और झंका रूडो को अभी के लिए गुड बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। इंजन बोलता है कि पहले सैमियो रूडो को चेक करेगी। रूडो के सामने दो मक्खी उड़ रही थी जिन्हें सैमियो अपनी चम्मच से ही मार देती है। वो बोले कि इंजन ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, कि वो कहाँ से आया है और उसमें कितना पोटेंशियल है। इंजन बताता है कि सैमियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है, जो उसका विजन एनहांस करते हैं, जिससे वो किसी भी इंसान के अंदर झांक के देख सकती है। सैमियो अब रूडो के अंदर देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ी डर जाती है। पर वो इंजन से कहता है कि इसका शरीर काफ़ी स्ट्रांग है, तो हमें इसे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे उसकी पावर का यूज़ करना सिखाना पड़ेगा। और भी पूछता जो सैमियो नहीं बताती और रूडो से कहती है कि तुम्हारी गर्दन के पीछे पट्टी लगी है। ये सुन इंजन हंसने लगता है, इसलिए इसके पास मक्खियाँ उड़ रही थी। इसके बाद इंजन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है। वो समझ गया था कि कुछ तो है जो सैम्यू नहीं बता रहे। रास्ते में इंजन रूडो को बताता है कि उनकी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स है, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्बेटेंट, सेंटिनल और सपोर्टर्स। लेकिन सभी अपने मिशन पर इधर उधर गए हुए हैं, इसलिए उन्हें एक साथ देखना काफ़ी मुश्किल है। वो एक कमरा खोलता है ताकि कुछ क्लीनर्स को रूडो से मिलवा सकें, लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देख इंजन वापस दरवाज़ा बंद कर लेता है। इसके बाद ये बॉस के कमरे के पास जाते हैं और रूडो तो बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन इंजन बोलता है कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी नहीं, तुम्हें उसके बदले यहाँ काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात तो हम क्लीनर्स को भी नहीं पता है कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम सब बॉस के ऑर्डर्स मानते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें बॉस पे भरोसा है। रूडो अब दरवाज़ा खोलता है और अंदर कोई नहीं था। जेम्यू बताती है कि बॉस तो किसी काम से बाहर गए हैं और कुछ दिनों बाद आएंगे। ये सुन रूडो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ सिर्फ बॉस से बात करने आया था, पर उसे अब कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी रियो वहाँ आकर बोलती है कि तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते। जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते, तब तक रूडो ऑफिशियली क्लीनर नहीं बन सकता है, और वो रियो को करीब से अपना काम करते हुए तो देख सकता है। उसे मज़ा आएगा और इसमें वो एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। ये सब सुन रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद सेम्यू इनका मिशन एक्सप्लेन करती है। पॉल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड्स पर छोटे कचरा मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं और हमें उनको जाके खत्म करना है। रूडो पूछता है कि पॉल्यूटेड जोन क्या होता है। सेम्यू बताती है कि इस जगह को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, सेफ जोन जिनमें इंसान रहते हैं, और पॉल्यूटेड जोन जिसमें कचरा मॉन्स्टर रहते हैं। और जिस जगह पर रूडो गिरा था उसे नो मैंस लैंड कहते हैं, जो सबसे खतरनाक होती है। और अब तक हमें 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनमें ज़्यादा ही मर जाते हैं और इनमें बहुत बड़े कचरा मॉन्स्टर्स होते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इंजन ने तुम्हें वहाँ से निकाल लिया। वो अब इंजन से पूछती है कि वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे। इंजन कहता है कि मैं तो बस पैर फैलाने गया था। जेम्यू अब रूडो को मांस देती है और बताती है कि पॉल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन के रखना, वरना वो बहुत जल्दी ही बीमार हो जाएगा। वहीं नो मैंस लैंड्स में तो बिना मास्क के
15 मिनट में ही मर जाएगा। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पर जाता है। वो बोली कि ये काम बहुत ही आसान होने वाला है, इसीलिए रूडो को सब ध्यान से देखना चाहिए। रूडो सोचता है कि जब वो स्पेयर में था तब उसे लगा नहीं था कि यहाँ नीचे कोई भी रहता होगा, और जिन लोगों को पेट में फेंका जाता है वो मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाले किसी को भी इसके बारे में पता होगा, लेकिन रूडो को ये कचरा नहीं बल्कि ये खजाना दिख रहा है। उसका बस चले तो वो इस सबको ठीक करके बेच दे। रूडो अब रियो से पूछता है कि ये लोग कौन है। रियो बताती है कि ये लोग भी क्लीनर्स है, लेकिन ये सपोर्टर्स ब्रांच में आते हैं क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तभी एक आदमी रूडो से हाथ मिलाने आता है और रूडो का हाथ जोर से दबा देता है। इस आदमी का नाम ग्रेस है। रियो बताती है इसके हाथों की ग्रिप इतनी मजबूत है कि मॉन्स्टर के आर्मर को ये आसानी से तोड़ सकता है। रूडो अब सोचता है कि उसे मिशन को ध्यान से देखना चाहिए और जितना हो सके सीखना चाहिए। तभी बैरिकेड्स की तरफ ढेर सारे कचरा मॉन्स्टर आ जाते हैं जो दिखने में हिरन जैसे थे। इतने सारे मॉन्स्टर देख रूडो डर जाता है, लेकिन रियो कहती है कि टेंशन मत लो, ये वाले बहुत ही स्लो और कमज़ोर होते हैं, ये तो बैरिकेड्स पर डेंट भी नहीं मार पाएंगे। ये हिरन अब बैरिकेड्स पर सिर मारने लगते हैं। रोडो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी जानवर की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी जानवर की तरह करते हैं। तभी यहाँ पर बड़े भेड़ टाइप के मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि बैरिकेड्स को तोड़ने लगते हैं। रोडो रियो से कहता है कि कुछ करो। तब रियो कहते हैं कि टेंशन मत लो, सब ठीक है, ये लोग बस थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग है और तुम बस हमें देखते रहो, इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे। फिर हम वापस जाकर तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि रियो इतनी चिल कैसे है। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। रियो कहती है कि यह ग्राउंड पर जिंदा रहना है तो अपना सिर ठंडा रखना सीखना पड़ेगा। रूडो भी ठान लेता है कि वो आपसे बिल्कुल चिल रहेगा। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर यहाँ आके बैरिकेड तोड़ देता है, जिसे देख रूडो डर जाता है, लेकिन वो शांत रहता है। रियो कहती है कि उसने पहले कभी इतना कमाल का मॉन्स्टर नहीं देखा। रियो अब अपनी जेब में से एक कैंची निकालती है। यही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। रियो अपनी कैंची का साइज बहुत बड़ा कर लेती है और उसे अपने पैरों से घुमाने लगती है। क्रिस कहता है कि वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम रिपर है। ज़्यादातर लोग कैंची अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो उन्हें पैरों से चलाती है। यानी ये गिवर्स अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करता है, ये उसी पे डिपेंड करता है। ग्रेस रूडो से कहता है कि भले ही वो देखने आया है, लेकिन उसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। तभी एक भेड़ रूडो पे पीछे से हमला कर देती है, लेकिन ग्रेस उसे एक हाथ से रोक लेता है और उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट देती है और बाकी सपोर्टर्स से कहती है कि मेरी तरफ और मॉन्स्टर फेंकते जा। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर्स नहीं है, इसलिए वो कचरा मॉन्स्टर को मार नहीं सकती, लेकिन वो उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं ताकि गिवर्स को उन्हें मारने में आसानी हो। और इस तरह ये लोग एक टीम की तरह लड़ते हैं। रियो ने सबको मार दिया था और बस वो बड़ा वाला मॉन्स्टर ही बचा था और रियो उससे लड़ने लगती। इधर छोटा मॉन्स्टर अब भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर पर हमला करने लगता है, लेकिन रोडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। रोडो बोलता है कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, पर वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा था जिससे रोडो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और वो एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रोडो को समझ नहीं आता कि ये उसने कैसे किया। वो मॉन्स्टर अपने दांतों से उस पिंजरे को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी रियो यहाँ आकर उनसे खत्म कर देती है और रोडो की तारीफ करती है कि वो किसी की जान बचा रहा था। ग्रीस अब रियो से पूछता है कि उसने बड़े वाले को मार दिया क्या। रियो कहती है कि उसने उसके दो टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। ये बात बहुत अजीब है कि ये मॉन्स्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा था, और कचरा मॉन्स्टर भी किसी जानवर की तरह ही होते हैं, तो उसके दो टुकड़े करने पर तो उसे मर जाना चाहिए था। रियो सोचती है कि अब वो इस मॉन्स्टर के इतने ज़्यादा टुकड़े करेगी कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ग्रीस कहता है कि ये एक नए तरह का मॉन्स्टर है, हमें इसकी रिपोर्ट्स करनी चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। अब रूडो पूछता है कि मैं क्या करूँ, पर वो कुछ नहीं बोलती और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उसके सिर के बाल काट देती है और देखती है कि उसके सिर के अंदर कुछ चमक रहा था। वो मॉन्स्टर अब पागल हो जाता है और उसका अटैक रूडो को भी लगता है। रूडो सोचता है कि मुझे तो उस कमीने को मारना था जिसने रेक्टो को मारा है, और स्पेयर में रहने वाले सभी लोगों से बदला भी लेना था।
लेकिन मैं तो अपने ही पावर्स को नहीं समझ पा रहा, मैं यूजलेस हूँ। तभी ग्रेस रूडो को हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। रूडो को मोटिवेट भी करता है कि वो इतनी जल्दी हार ना माने। इधर रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल गया था, जो कि उसके सिर में है, और वो उसी पर हमला करती है, जिससे मॉन्स्टर धूल बन के उड़ जाता है। रियो बताती है कि उसने इस चीज़ पर हमला किया, जिससे वो मॉन्स्टर मर गया। यही उसका पावर सोर्स था, और ये चीज़ बस एक चाकू थी। यानी कि ये ज़रूर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन ये उस कच्चा मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे? दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो रूडो को बेचना चाहता था। वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है, और उसके सामने एक हुडी वाला शख्स बैठा हुआ था, और वो इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि जो लड़का ऊपर से आया था वो अब कहाँ है। हम झंका को देखते हैं, जिससे कमरे में से शोर सुनाई दे रहा था। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। वो रियो से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो वो बताती है कि वो रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। वो देखता है कि रूडो एक टेबल पर सिर नीचे करके बैठा है। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका मूड खराब है। जंका फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उनका सामना एक बड़े से ट्रैश बीस्ट से हुआ था, लेकिन उसका कोर एक ऑब्जेक्ट था जो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, और उससे बना हुआ मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये बात जान के हमारा दिमाग खराब हो गया, तो वापस आकर हम पार्टी करने लगे, और थोड़ी देर में इंजिन और सेम्यू भी आने वाले हैं। इधर रूडो के पास ग्रीस आता है, और वो बोलता है कि तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने फॉलो की जान भी बचाई थी, तो मुंह लटका के क्यों बैठे हो? रूडो बोला, मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हें और रियो को मुझे बचाने आना पड़ा। मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक जैसे स्पीयर में किया करता था। मैं गुस्से में किसी से भी लड़ लेता था, और फिर रेक्टो को मुझे बचाने के लिए आना पड़ता था। कल की फाइट में भी मुझे बस चुपचाप बैठ के देखना था, और मुझसे वो भी नहीं हुआ। मुझे जल्द से जल्द वापस ऊपर जाना होगा, वरना मैं लोगों के लिए मुसीबत खड़ा करता रहूंगा। ग्रेस फिर भी उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कुछ नहीं समझते, वो उन्हें कमजोर और यूजलेस मानते हैं। लेकिन रूडो ने उनकी रिस्पेक्ट की। फॉलो ने इस टीम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो ट्रैश बीस्ट को मारना चाहता है, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो अब बस एक ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रख रहा है, ताकि एक दिन वो भी गिवर बन जाए, और जब उसे पावर मिल जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर ही रहेगा, ताकि सबको ये बता सके कि सपोर्टर्स का काम भी इम्पोर्टेंट होता है। वो रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? जब तुम ऊपर थे तब तुम क्या करना चाहते थे? रूडो को कुछ समझ नहीं आता, तो ग्रीस उसे खुद पर भरोसा रखने को बोलता है। तभी इंजन यहाँ आता है और रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया कि नहीं। रियो, जंका और ग्रीस भी उसे अपने साथ खाना खाने को बुलाते हैं, और रूडो उसके साथ खाने बैठ जाता है। इसके बाद गॉब नाम का एक लड़का दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था। उसने अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया था, और वो अनजान आदमी उसे जान से मार देता है, और बोलता है कि ये रूडो तो एक काफी अच्छा तोहफा रहेगा। दूसरी तरफ हम सेम्यू को देखते हैं, जो अपने डेस्क पर आकर बैठती है और टेलीफोन को देखने लगती है। तभी वो टेलीफोन बजता है, और उन्हें एक नया मिशन मिलता है, जिसके लिए जानका और ग्रीस की टीम को जाना था। वो पूछता है कि पर मिशन में रूडो उनके साथ क्यों है? अभी तो वो ऑफिशियल क्लीनर भी नहीं बना है। सेम्यू बताती है क्योंकि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। एक व्यापारी अपना सामान लेकर पॉल्यूटेड जोन से आ रहा था। रास्ते में उस पर एक ट्रैश बीस्ट ने हमला किया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। व्यापारी चाहता है कि हम उस ट्रैश बीस्ट को मारे और वो कीमती सामान वापस लेकर आए। वो सामान और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये काफी अजीब बात है कि इतने कम टाइम में दो लोग ऊपर से आ टपके हैं। तो उसे लगा कि रूडो इस नए स्पेराइट से मिलना चाहता होगा, शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि वो अपने पावर्स यूज नहीं करना जानता है, वो बाकी लोगों पर फिर से बोझ नहीं बनेगा, लेकिन वो इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता, तो वो भी इस मिशन पर जाएगा। सेम्यू बताती है कि वैसे तो वो इनके साथ इंजन को भेजना चाहती थी, पर वो किसी दूसरे काम के लिए गया है, और उसी ने बोला है कि मेरी जगह झांका को
भेज दो। ये सुन के जांका बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। रूडो ग्रिस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता, जिस पर ग्रिस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं। एक दूसरा आदमी बताता है कि ग्रिस अपने साथ एक तालिस्मान रखता है और मिशन पर जाने से पहले उसकी पूजा करता है ताकि सब लोग सेफ रहे। ग्रिस कहता है कि ये तो काफी सस्ते में उसे मिल गया था और प्रे करने में किसी का नुकसान तो नहीं है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और बोलता है कि वही वो व्यापारी है जिसने इन लोगों को मिशन पर बुलाया है। रूडो उसे ढेर सारे सवाल करने लगता है कि वो स्फेराइट कैसे दिखता था, उसने कुछ बताया था कि नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था तो उसने कुछ नहीं पूछा। इन्हें जल्दी उसे ढूंढकर ट्रायस बीच से बचा लेना चाहिए। रूडो पूछता है कि तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे ना। व्यापारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो उसकी चिंता है। जांका मन में सोचता है कि कोई ट्रायस बीस्ट किसी इंसान का किडनैप क्यों ही करेगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। व्यापारी इन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर उसी के अंदर गया था। ये लोग अब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इन्हें वहां कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। व्यापारी इन्हें पीछे से धक्का देने लगता है कि वही वो स्पेराइट है, जल्दी उसे बचा लो। ये लोग पास जाके देखते हैं और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है। तभी इनके पैरों तले जमीन टूट जाती है और ये लोग बेसमेंट में जा गिरते हैं। ये अब असल में एक जाल था और वो व्यापारी भी मिट्टी बन के पिघल जाता है। तभी अंधेरे में से दो लोग निकल के बाहर आते हैं और झांका समझ जाता है कि ये जाल इन रेडर्स ने बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। ग्रिस रूडो को बताता है कि रेडर्स गुंडों का एक ग्रुप है। वो शुरू में छोटी मोटी चोरियां करते थे, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि रेडर्स में सभी लोग गिवर है। ग्रिस बाकी लोगों से कहता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। वो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और रेडर्स को झांका संभाल लेगा। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रूडो कहता है कि वो भी उन गुंडों से लड़ सकता है। ग्रिस बताता है कि ये उन किडनैपर्स जैसे नहीं है जो तुम्हें पहले मिले थे। ये बहुत पावरफुल होते हैं, इन्हें बस यहाँ से भागने पर फोकस करना चाहिए। वही जांका उन रीडर्स से पूछता है कि तुम सब उस वेराइट के पीछे क्यों पड़े हो, ऊपर से आए लोग इतनी ज्यादा कीमत में बिकते हैं क्या। एक रेडर बोलती है, हम उसे बेचना नहीं चाहते बल्कि ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और इस बारे में उस लड़के से ज्यादा बेहतर कौन बता पाएगा, जैसे कि वो बॉर्डर पार करने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। जांका सोचता है कि अब ये बॉर्डर क्या चीज है। तभी यहाँ मिट्टी की बनी कुछ डॉल्स आ जाती है। जांका समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है और उसी ने फ्लोर को गायब करके इन्हें नीचे गिराया है। और वो व्यापारी भी मिट्टी से बनी एक डॉल थी। जांका कहता है कि इन मिट्टी की डॉल से तो वो आराम से निपट लेगा, लेकिन डॉल्स में एक असली रेडर भी छुपा हुआ था जो जांका को जोरदार मुक्का मार देता है। वो रेडर कहती है, लगता है तुम्हें इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए तुम हमारे सामने जरूर हार जाओगे, क्योंकि क्लीनर्स अब तक सिर्फ ट्रैश बीच से ही लड़ते आए हैं। दूसरा रेडर मिट्टी की डॉल्स में छुपकर जांका पर हमला कर रहा था, जिससे जांका पीट जाता है। तभी वो रेडर ग्राउंड की जगह को मिट्टी में बदल देती है। उन्हें बस जांका को मारना है, इसके बाद ये आसानी से बाकी सबको मार के रूडो को ले जाएंगे। जांका अब कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, मैं अब सब समझ गया हूँ। तुम अपने छोटे फावड़े से मिट्टी को कंट्रोल करती हो, और दूसरा रेडर वो बस मुक्के मारने के लिए है। उसने बड़ी बड़ी चप्पल पहनी हुई है ताकि वो मिट्टी के अंदर फिसल ना जाए। ये सुन के वो रेडर गुस्सा हो जाती है और जांका आगे कहता है कि उसे भले ही इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसे इसका वजन और स्मेल तक पता है और इसे सीखने के लिए उसने दिन रात मेहनत की है। जांका अब अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है और उसमें हो रहे वाइब्रेशन से ही उसे पता लग जाता है कि कौन सी डॉल्स नकली है और कौन सी डॉल के अंदर आदमी छुपा है। वो सीधा उस आदमी और औरत के मुंह पर अटैक करता है और एक ही बार में दोनों को नॉकआउट कर देता है, जिससे वो सारी मिट्टी की डॉल्स पिघल जाती है। जांका कहता है कि ये लोग एक ही अटैक में निपट गए। तभी उससे आवाज आती है कि और तुम भी ऐसे ही निपट जाओगे, और हम उसके पीछे उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो रूडो को ढूंढ रहा है। वही बाकी सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हें एक एग्जिट मिलता है जिसमें से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। ग्रीस सब तीन सपोर्टर्स को ऊपर जाके सिग्नल भेजने को बोलता है ताकि बैकअप यहाँ आ सके, और वो खुद झांका के पास जा रहा है। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज आती है। ग्रीस को लगता है कि ये झांका होगा और उसने रेडर्स को हरा दिया है, लेकिन ये झांका नहीं था। वो लड़का रूडो की तरफ देखकर बोलता है
कि इसके सफेद बाल है, मतलब यही वो ऊपर से आया हुआ गिवर्स है। ऐसा कहकर वो एग्जिट वाली दीवार पे स्पाइडरमैन के जैसे चिपक जाता है। ग्रिस समझ जाता है कि ये एक रेडर है, इसका नाम जेबर है। वो बाहर जाने के रास्ते को तबाह कर देता है। ग्रिस इससे कहता है कि रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। जेबर कहता है कि मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भटक गया था। ग्रीस पूछता है कि उसने जांका के साथ क्या किया, पर जेबर उसे इग्नोर करते हुए रूडो से बात करता है। कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वो मास्क भी निकाल के फेंक देता है, क्योंकि यहाँ कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है। रूडो उसे पूछता है कि उसे जांका के साथ क्या किया। जेबर कहता है कि जो दुश्मन स्ट्रांग होते हैं उन्हें मैं जान से नहीं मारता, मैंने उसे बस जहर दिया है, जिससे वो अभी तक तो जिंदा है। इसके बाद जेबर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। वो रूडो से कहता है कि अगर चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रीस और फॉलो उस पे अटैक कर देते हैं और वो दोनों के मुंह पर लात मार देता है। वो फॉलो की ताकत देखकर बोलता है कि तुम काबिल हो, लेकिन मेरे किसी काम के नहीं हो। ग्रीस खड़ा होकर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। जेबर कहता है कि मैंने सुना था क्लियरनेस में सपोर्टर नाम के फालतू कमजोर लोग होते हैं, तो एक कमजोर किसी को क्या ही बचाएगा। रूडो ग्रिस से कहता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, सामने से हट जाओ। जेबर रूडो से कहता है कि बुरा मत मानना, पर ये तो पहले ही मर गया है। और रूडो देखता है कि जेबर ने अपने पंजे ग्रिस के अंदर घुसा दिए थे। ग्रिस का तालिस्मान निकल कर बाहर आ जाता है। रूडो उसे पकड़ता है और ग्रिस की जगह उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है, जिसके बाद हम रूडो का एक फ्लैशबैक देखते हैं। रेक्टो देखता है कि रूडो एक दीवार से अपना सिर मार रहा था और वो उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब तो उसके हाथों का दर्द भी शांत हो गया है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो रूडो बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो बस गुस्से में है, उसे भी नहीं पता क्यों। रेक्टो बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया होगा, और ये भी कि तुम बेकार हो, किसी कचरे की तरह। रेक्टो रूडो से कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, वहां रूडो को जरूर कोई चीज मिलेगी जिसमें रूडो का इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीजें देखेंगे कि तुम्हें क्या पसंद आता है, और तुम्हारा ये खाली कमरा जल्द ही ऐसी चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होगी। रेक्टो अब रूडो को बाहर ले जाता है। ये बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी काम में भी रूडो को इतना मजा नहीं आता। तभी रूडो देखता है कि दीवार के उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक के जा रहा था। रूडो तुरंत भाग के उस तरफ जाता है और उस कचरे से एक डॉल निकाल लेता है और जोर जोर से रोने लगता है कि ये तो बस थोड़ा सा ही टूटा है, कोई इसे फेंक कैसे सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो ये देख बोलता है, तुम उन चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। कहानी अब वापिस प्रेजेंट में आती है। रूडो ने तो तालिस्मान पकड़ लिया था और वो उसको अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रिस जो अब भी जिंदा है, वो ये देख बोलता है, ये अब समझ आया कि पहले रूडो अपनी पावर्स क्यों यूज नहीं कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देता है, बल्कि ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की असली काबिलियत को बाहर लाता है। रूडो उस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म कर काफी बड़ा कर देता है, जो देख जेबर खुश हो जाता है। वो बोला, तुम्हारी पावर तो कमाल की है। रूडो मन में कहता है कि ग्रीस की वजह से उसे याद आ गया कि वो हमेशा से क्या करना चाहता था, और अगर ग्रीस नहीं होता तो रूडो अभी कुछ नहीं कर पाता। रूडो जेबर से कहता है कि वो उसे हरा देगा। जेबर कहता है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है, चलो एक दूसरे को चीर के रख देते हैं। इतना कहकर वो रूडो पर हमला कर देता है। वही ग्रीस का खून बह रहा था। फॉलो को चिंता हो रही थी। ग्रीस रूडो की तरफ देखकर बोलता है कि पिछली फाइट में वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। इधर जेबर बोलता है कि तुम मुझ पे हमला क्यों नहीं कर रहे, बस एक ही जगह पे खड़े हो। जिसपे रूडो कहता है, दम है तो मुझसे मार कर दिखाओ। जेबर अब तेजी से उस पे हमला करने जाता है, लेकिन रूडो अब बच जाता है। वो फिर से उस पे हमला करने जाता है, लेकिन उसका कोई भी हमला रूडो को लग नहीं रहा था। वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो रूडो बताता है कि ग्रीस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था कि ये सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को चोट ना आए, तो ये तालिस्मान मुझे भी हमला लगने नहीं दे रहा है। जेबर कहता है कि मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग सकते तो क्या हुआ, ऐसे तो तुम भी मुझे नहीं मार पाओगे। रूडो कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि तुम खुद ही मेरे सामने से हट जा रहे थे। जेबर फिर से उस पे हमला करने जाता है और तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए जेबर को स्लो कर देता है। रूडो तालिस्मान का इस्तेमाल हमले में नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, वो अपने मुक्के से तो जेबर को मार ही सकता है, और वो जेबर को मुक्का मार के दूर कर देता है। जेबर को उसकी पावर मजेदार लगती है। वो चुपके से उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर से उसे रोक देता है
और रूडो उसे एक और मुक्का मार देता है। जेबर अब इस जगह तोड़फोड़ करने लगता है और यहाँ के खंबे को काट देता है। वो धूल में छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर भी उसे पकड़ लेता है। जेबर अब तेजी से चारों तरफ भागने लगता है, मगर उसका कोई भी अटैक तालिस्मान की नजरों से नहीं बच पा रहा था और वो बार बार रूडो से पीट रहा था। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी जेबर हंसता रहता है। रूडो उसे हार मानने को बोलता है तो जेबर कहता है कि बड़े दिनों बाद इतनी बढ़िया पिटाई हुई है, पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि तुम्हारा ये तालिस्मान तुम पर होने वाले हमले को पहचान कर उन्हें तुमसे दूर करता है। पर मैंने तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके थे, तब तालिस्मान कुछ नहीं कर रहा था। यानी वो रूडो को सिर्फ उन चीजों से ही बचाता है जिसके मन में खतरे की भावना हो। इसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है, जो कि इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, और इसका नाम है मनकीरा। राइट हैंड वाले पंजों में जहर होता है। इतना कहकर वो अपने अंदर ही पंजे घुसा लेता है और हंसते हुए रूडो से बोलता है कि अब वो अपना कंट्रोल खो देगा और पागलों की तरह इधर उधर भागता रहेगा। तो क्या तब भी तुम्हारा तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा? अब जहर की वजह से जेबर बेहोश हो जाता है और फिर अचानक ही जाकर अपने पीछे की दीवार को अपने पंजों से काट देता है, और ये पार्ट यही खत्म होता है। अब असली लड़ाई चालू होने वाली है। उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम कौन से एनिमे के फैन हो।